शुभम चला, ताकत पाई माँ का दूध पीकर। भीम को हराया उसने, दिखा दिया अपनी झक्कास ताकत की झलक। चौधरी डर के भागा, गांव में खुशियाँ छा गईं। किसानों की जमीन वापस, सबकी हंसी लौट आई। साधु ने सिखाया राज, खुद पर भरोसा रखना जरूरी। जब माँ का प्यार साथ हो तो बनती है कोई भी कहानी पूरी। गांव में चौधरी नाम का एक जमींदार रहा करता था। वो अक्सर गरीब किसानों को तंग करता था और उनकी जमीनें छीन लिया करता था। उस दिन भी वो अपनी हवेली में फिक्र की हालत में टहल रहा था। क्या बात है चौधरी साहब, बहुत वक्त से देख रहा हूँ कि आप इधर उधर लगातार टहल रहे हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम अच्छी तरह से जानते हो। हर महीने जब तक मैं कस्बे के किसी किसान के जमीन पर कब्जा ना कर लूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं ये देख रहा हूँ कि कस्बे में किसकी जमीन बची है और कौन मेरा कर्जदार है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा। चौधरी साहब, ऐसे तो बहुत से किसान अभी बाकी हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरिया नाम के किसान ने आपसे काफी वक्त पहले कर्ज लिया था। ना उसने कर्ज लौटाया है और ना ही ब्याज। भीम की बात सुनते ही चौधरी के होठों पर मुस्कान आ गई। तो फिर देर किस बात की है भीम, चलो आज हरिया की जमीन को अपनी जमीन बना लेते हैं। दूसरी ओर हरिया मेहनत से अपने खेत में हल चला रहा था। उसका 10 साल का बेटा शुभम भी उसके साथ काम कर रहा था। तभी चौधरी भीम के साथ वहां आ पहुंचा। तूने मुझसे कर्ज लिया था, जो कि अभी तक तूने ना चुकाया है और ना ही उसका ब्याज दिया है। पिछले कुछ वक्त से मेरी फसल ठीक नहीं हो रही है साहब, जमीन बंजर होती जा रही है। जब सब कुछ ठीक होगा तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। हरिया की बात सुनकर चौधरी और ज्यादा गुस्से में आ गया। अब मैं तेरी बंजर जमीन के हरा भरा होने का मुंतजिर करूं? इसी वक्त अपना खेत छोड़कर यहाँ से दफा हो जा। आज से तेरा ये खेत मेरा है, वरना तेरा क्या अंजाम होगा तू अच्छी तरह से जानता है। हरिया बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन चौधरी का दिल नहीं पसीजा। मजबूर होकर हरिया अपने बेटे शुभम को लेकर चुपचाप घर लौट आया। हरिया देर तक रोता रहा। जब वो रोते रोते थोड़ा चुप हुआ तो उसका बेटा शुभम उसके पास आया। अब्बू, जब जमींदार ने आपको बाहर निकाला तो आपने आपकी आवाज क्यों नहीं उठाई? बेटा, मैं कमजोर हूँ। अगर आप कमजोर हैं तो क्या पूरा कस्बा कमजोर है? तू सवाल बहुत करता है शुभम। चौधरी बहुत दबंग आदमी है। कस्बे में कोई भी उसकी ताकत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। उसके पास भीम नाम का पहलवान है। कस्बे का कोई भी आदमी अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसे भीम के साथ कुश्ती लड़नी होती है। और आज तक जो भी भीम से कुश्ती लड़ा है वो कभी जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर शुभम चौंक गया। तो क्या हमारे कस्बे में कोई ताकतवर नहीं जो भीम को हरा सके? नहीं बेटा, भीम को कोई नहीं हरा सकता। तो क्या भीम इतना ताकतवर है कि उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा? कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। हरिया बेहद दुखी था। बेटे की बात टालने के लिए उसने धीरे से कहा, भीम को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, जिसने किसी शेरनी का दूध पिया हो। ये सुनकर शुभम गहरे ख्याल में डूब गया। अब्बू, तो फिर मुझे बताइए, शेरनी का दूध कहाँ मिलता है? मैं शेरनी का दूध पीऊंगा और फिर भीम से मुकाबला करूंगा। जमींदार की हुकूमत को कस्बे से खत्म कर दूंगा। फिर कभी किसी के जमीन पर कब्जा नहीं होगा। बेटे की मासूमियत देखकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। शेरनी का दूध हमारे कस्बे के जंगल में मिलता है। इतना कहकर हरिया आंखें बंद कर लेता है। ये सुनकर शुभम पूरी रात उस शेरनी के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब शुभम उठा तो उसने देखा कि उसके पापा अभी भी वैसे ही लेटे हुए हैं। अब्बू तो हमेशा सुबह जल्दी उठ जाते थे।
आज वो क्यों नहीं उठ रहे? ये देखकर शुभम घबरा गया। मुखिया जी, जल्दी चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अब्बू को कुछ हो गया है। मुखिया घबरा गया और तुरंत शुभम के साथ हरिया के घर पहुंचा। बेटा, तेरे अब्बू तुझसे बहुत दूर जा चुके हैं, अब वो कभी नहीं उठेंगे। शुभम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ वक्त बाद नम आंखों से हरिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरिया के जाने के बाद शुभम यतीम हो गया। वो अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारने लगा। शुभम मायूस होकर अपने घर के बाहर बैठा है। तभी मुखिया की बेटी गौरी वहां आती है। शुभम, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मेरा मन नहीं है। गांव के सभी बच्चे खेलते हैं, तुम क्यों नहीं खेलते? मेरा खेलकूद में मन नहीं लगता। मैं जानती हूँ, तुम्हें अपने पापा की बहुत याद आती है ना। इतना कहकर शुभम रोने लगा। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन के बाद जब भी शुभम मायूस होता, गौरी किसी न किसी बहाने से उसकी मायूसी दूर करने की कोशिश करती। वक्त ऐसे ही बीतता गया। 10 साल गुजर गए। अब शुभम जवान हो चुका था। एक दिन शुभम गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में बीते हुए सालों की घटनाएं बार-बार उभर रही थी। तभी गौरी वहां आती है और शुभम के पास रुक जाती है। बचपन से देख रही हूँ कि तुम हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहते हो। शुरू में तो मुझे लगता था कि तुम्हें अपने पापा की याद आती है, मगर शुभम, मुझे लगता है कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपाते हो। शुभम धीरे धीरे गौरी की ओर देखता है। उसके चेहरे पर संजीदगी और अंदर छुपा दर्द साफ नजर आता है। तुम जानती हो गौरी, जब चौधरी ने मेरे अब्बू को उनके ही खेत से बेदखल कर दिया था, तब मैंने उनसे कहा था कि आपने चौधरी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। तब मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं तो क्या, इस कस्बे में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसके खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि उसके पास एक पहलवान है और कस्बे के उसूल के मुताबिक अगर कोई भी चौधरी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे पहलवान से कुश्ती लड़नी पड़ती है। गौरी शुभम की बात बड़े गौर से सुन रही थी। अब्बू ने यह भी कहा था कि कुश्ती में आज तक भीम पहलवान से कोई भी नहीं जीत पाया, और जिसने उससे लड़ने की जुर्रत की उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब्बू ने यह भी कहा था कि भीम पहलवान को कुश्ती में सिर्फ वही हरा सकता है जिसने किसी शेरनी का दूध पिया हो। ये सुनते ही गौरी चौंक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है। शेरनी का दूध? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ गौरी, शेरनी का दूध। बचपन में अब्बू ने बताया था कि शेरनी का दूध जंगल में मिलता है। तब से मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहती है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि कैसे भी करके मैं उस शेरनी को ढूंढ निकालूं और वो दूध पीकर भीम को कुश्ती में हराकर जमींदार का साम्राज्य इस कस्बे से खत्म कर दूं। गौरी कुछ वक्त शुभम के चेहरे की ओर देखती रहती है। उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आने लगती है। देखो शुभम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब तुम शेरनी का दूध ढूंढने के लिए जंगल में चले जाना। सुना है जंगल बहुत ही खतरनाक होते हैं। शुभम गौरी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप उठता है और बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया। एक दिन फिर से चौधरी अपनी हवेली में फिक्र की हालत में टहल रहा था। क्या हुआ चौधरी साहब, अब फिर से चिंता में घूम रहे हैं? तू तो अच्छी तरह से जानता है। भीम मुस्कुराते हुए चौधरी की बात बीच में ही रोक देता है। यही कि आप जब तक किसी गांव के किसान के जमीन पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कस्बे की सारी जमीनें लगभग आप आपके नाम कर चुके हैं। ये सुनकर चौधरी गहरी सोच में डूब जाता है। अचानक चौधरी की आंखों में चमक आ जाती है। 10 साल पहले मैंने हरिया की खेत पर कब्जा कर लिया था और उसके अगले दिन हरिया दुनिया को अलविदा कह गया। सुना है उसका बेटा जवान हो चुका है। चलो
अब उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। कस्बे के किसानों के खेत तो पहले ही हड़प चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि उनके घर पर भी मैं अपना कब्जा कर लूँ। आगाज अब हम शुभम के घर से करते हैं। तो फिर अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए साहब। कुछ ही वक्त में चौधरी भीम के साथ शुभम के घर पहुंच जाता है। शुभम उन्हें देखते ही गुस्से में आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो शुभम, तुम्हारे अब्बू ने मुझसे बहुत वक्त पहले कब्जा लिया था। ना उन्होंने कर्ज चुकाया और ना ही ब्याज, लेकिन उसके बदले तुमने मेरी आंखों के सामने अपने अब्बू का खेत छीन लिया था। लेकिन ब्याज तो बराबर बढ़ रहा है ना। देखो शुभम, मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर अब ब्याज इतना हो चुका है कि तुम्हें अपना घर भी मुझे देना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने की मोहलत देता हूँ। शुभम चौधरी की ओर गहरी नजर से देखता है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। तो फिर तू भी कान खोलकर सुन ले चौधरी, मैं घर खाली नहीं करूँगा। ये सुनकर चौधरी नाराज हो जाता है। तुम जानते हो मुझसे बगावत करने का अंजाम क्या होता है? जानता हूँ, तुम्हारे नौकर भीम से कुश्ती लड़ने की, और मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ जमींदार। चौधरी जोर से हंसने लगता है। क्यों? क्या तुम जवानी में मरना चाहते हो? कौन जिएगा कौन मरेगा, इसका फैसला किस्मत पर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है चौधरी, अगर तुम में जरा सी भी जुर्रत है तो मेरी शर्त तुम मान लोगे। कैसी शर्त? मैं तुम्हारे पहलवान भीम को कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। अगर मैं कुश्ती जीत गया तो तुम्हें सारी गांव वालों की जमीनें वापस करनी होगी और ये कस्बा छोड़कर जाना होगा, और ये सब तुम्हें लिखित रूप में मुझे देना होगा। चौधरी शुभम को घमंड भरी नजरों से देखता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, 15 दिन बाद भीम और तेरी कुश्ती की तारीख तय करते हैं। और रही बात तेरे शर्त की, तो अभी कस्बे की चौपाल चलते हैं। मैं लिखित रूप से देने को तैयार हूँ, लेकिन कान खोलकर सुन ले शुभम, आज तक भीम से जिसने भी कुश्ती लड़ी वो जिंदा नहीं बचा। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। चौधरी बीच में खड़ा है और शुभम उसके सामने खड़ा है। कस्बे वालों, शुभम ने मुझसे बगावत की है। उसने मेरे पहलवान भीम को कुश्ती के लिए ललकारा है। उसकी शर्त है कि अगर वो भीम को हरा देता है तो मुझे तुम सबकी जमीनें लौटानी होंगी और ये कस्बा छोड़कर जाना होगा। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। और मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ये शर्त जीत नहीं पाएगा। चौधरी एक कोरा कागज मंगवाता है और शुभम की शर्त लिखवाकर उस पर अंगूठा लगा देता है। मुखिया, ये कागज तुम रखो। 15 दिन बाद शुभम मर जाएगा और उस दिन मैं ये कागज तुमसे वापस लेकर फाड़ दूंगा। इतना कहकर चौधरी घमंड में चूर होकर भीम को साथ लेकर वहां से चला जाता है। कुछ वक्त बाद जब गौरी को शुभम और भीम के मुकाबले की बात पता चलती है तो वो घबरा जाती है। वो तेज कदमों से शुभम के पास आती है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आती है। तुम क्या कर रहे हो शुभम? तुम भीम से नहीं जीत सकते। सुना है चौधरी मुकाबले वाले दिन सभी को बुला रहा है। बड़े से बड़े नेता और कुछ बड़े पुलिस अधिकारी भी होंगे। मैं जीत कर दिखाऊंगा। इतना कहकर शुभम अपने पापा की बातों को याद करने लगता है। शुभम बगैर कुछ कहे गांव से बाहर जंगल की ओर चल पड़ता है। शुभम घने जंगल में शेरनी की तलाश में निकल पड़ा। काश मुझे वो शेरनी मिल जाए तो मैं उसका दूध पीकर इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि भीम को हरा सकूं। कुछ वक्त बाद वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। उसे जंगल में एक साधु गुजरता है। वो शुभम को अकेला बैठा देख रुक जाता है। तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? शुभम साधु की ओर देखता है और सारा मसला उसे बता देता है। उसकी बात सुनकर साधु हैरान रह जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हकीकत में शेरनी का दूध तलाश रहे हो? हाँ। साधु समझ जाते हैं कि शुभम के अंदर आग और नाराजगी है, मगर अंदर से वो उतना
उतना ही मासूम है। अगर मैं कहूँ कि तुमने बचपन में ही शेरनी का दूध पिया है तो क्या तुम मानोगे? शुभम चौंक जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने शेरनी का दूध पिया होता तो मुझे पता होता। तुमने बचपन में शेरनी का दूध पिया है, लेकिन बहुत छोटे होने की वजह से तुम्हें याद नहीं है। वो शेरनी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अम्मी थी। जब भी कोई आदमी अपनी अम्मी का दूध पीकर बड़ा होता है तो समझ जाओ तो उसने शेरनी का ही दूध पिया है। अपनी अम्मी को याद करो और महसूस करो कि तुमने शेरनी का दूध पिया है। अपने अंदर यकीन पैदा करो। अगर तुम अपने अंदर यकीन पैदा करोगे तो एक भीम क्या, तुम्हारे सामने 10 भीम भी आ जाए तो तुम उन्हें पछाड़ सकते हो। साधु की बातों से शुभम के अंदर खुद पर यकीन जाग उठता है। मुकाबले वाला दिन आ जाता है। गांव की चौपाल में चारों ओर भीड़ जमा है। नेता, पुलिस अधिकारी और गांव वाले सब मौजूद हैं। बीच में कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है। शुभम अखाड़े में उतरता है। वो आंखें बंद करता है और अपनी माँ को याद करता है। शुभम और भीम की कुश्ती शुरू होती है। कुछ ही वक्त में शुभम भीम को पूरी तरह से पछाड़ देता है। ये देखकर जमींदार को यकीन ही नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? भीम को आज तक कोई नहीं हरा पाया, लेकिन मैंने उसे हरा दिया। लेकिन कैसे? क्योंकि मैंने शेरनी का दूध पिया है। चौधरी चौंक जाता है। क्या बकवास कर रहा है? हर उस बेटे ने जिसने अपने अम्मी का दूध पिया है, उसने शेरनी का दूध पिया है। बस उसे एहसास नहीं होता कि अम्मी के दूध में कितनी ताकत होती है। शुभम गांव के सभी नौजवानों की ओर देखता है। जब साधु महाराज ने मुझे ये बताया, तब मुझे समझ में आया कि मैं जंगल में बेवजह भटक रहा था, जबकि मेरी रगों में तो शेरनी का दूध पहले से ही बह रहा था। ये सुनकर गांव के युवकों में जोश की लहर दौड़ जाती है। चौधरी लोगों का जोश देखकर डर जाता है। सभी गांव वाले एक तरफ हो जाते हैं। जो तुमने वादा किया है उसे मुकम्मल करो। कस्बे के सभी लोगों की जमीनें वापस करो और यहाँ से दफा हो जाओ। बेइज्जत होकर चौधरी सारे गांव की जमीन गांव वालों को वापस कर देता है और गांव छोड़कर चला जाता है।